Hello, my dear friends. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. In this video, I will discuss UPSC Prelims GS Paper 1. मेरे पास जो सीरीज है वो सीरीज नंबर ए है और आज मैं यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2020 जनरल स्टडीज पेपर 1 को डिस्कस करूंगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 होते हैं। यहाँ पर हम पहला सेक्शन जो पॉलिटी का होगा वो मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि हमारे पास पहले पॉलिटी का सेक्शन है, इसी को जो हम देख लेते हैं। तो पॉलिटी में तकरीबन 18 से 20 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास 4 स्टेटमेंट दी गई है और हमें ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। दिए गए ऑप्शन में से जो 4 स्टेटमेंट है हमें ये देखना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट को चेक करते हैं। आधार मेटा डाटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ। ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट होगी क्योंकि आधार मेटा डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं 6 मंथ के लिए। स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ द आधार डेटा। तो बहुत बार हम न्यूज में भी सुने हैं कि कोई भी स्टेट जो है वो जो भी हमारी कंट्री है ये जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकती है प्राइवेट कॉर्पोरेशन के साथ कि वो हमारे आधार डेटा को जो है वो शेयर करेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो होगी वो करेक्ट होगी। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो नेगलेक्ट हम इसे रिमूव कर सकते हैं और 3 को भी जो है वो रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये 2 स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग होगी, एलिमिनेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3, आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग द इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अभी तक जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए आधार मैंडेटरी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, अब हम लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट फंडेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारी 2 स्टेटमेंट 2 एंड 4 जो है वो करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपका पॉसिबल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद लोकसभा इन। देखिए, राज्यसभा की पावर जो है वो इक्वल मानी गई है लोकसभा से। ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में? पहला हमारे पास दिया गया है ऑप्शन द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऐसा मैटर जिसमें न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बनाते हैं, ये जो पावर होती है ये लोकसभा की नहीं बल्कि सिर्फ राज्यसभा की होती है। तो ये आपका ऑप्शन जो होगा क्रॉस कर दिया जाएगा, ये आपका ऑप्शन ठीक नहीं होगा। सेकंड, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका स्टेटमेंट सही होगा क्योंकि राज्यसभा को इक्वल पावर दी जाती है लोकसभा के आइन को अगर जो है उसमें तब्दील करना है, उसमें अमेंडमेंट करनी है, चेंजेस लानी है, तो उसमें जो है राज्यसभा की जो है वो इक्वल पावर होगी। और ये अभी हम देखे भी है सीएबी के वक्त सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब आया था कि राज्यसभा और लोकसभा जो थे उन्होंने जॉइंट जो है सिटिंग नहीं की, अपनी अपनी जो है राज्यसभा में बिल अलग पास होते हैं, राज्य लोकसभा में अलग से पास होगा। ठीक है, तो जॉइंट सिटिंग में जो है कोई भी उस पे बैठी नहीं गई। जॉइंट सिटिंग मतलब उनकी पावर जो थी वो इक्वल थी, अलग-अलग बिल पास कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास होगा रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें भी कोई जो ऐसी पावर नहीं है। और मेकिंग कट मोशन अभी हमने देखा था नो कॉन्फिडेंस मोशन के वक्त भी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ही होगा, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विद रेफरेंस टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसे कहा जाएगा एमपीएलएड्स मैपलेट्स कहा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसके रिलेटेड हमें देखना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। मैपलैंड फंड्स मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन। क्या मैपलैंड्स फंड को हम इसमें यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ड्यूरेबल एसेट के लिए, उसको ड्यूरेबल एसेट क्रिएट करने के लिए। डी, a specified portion of each MP's fund must be benefit to SC and ST population, correct रहेगा। Third, MAP-led fund are sanctioned on yearly basis and are unused funds cannot be carried forward। तो ऐसी बात नहीं है, ये नॉन लैप्सेबल जो है मैपलेट फंड होते हैं। तो आपका जो है पहला करेक्ट रहेगा, सेकंड भी करेक्ट होगा,
थॉट देख लेते हैं। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एट लीस्ट 10% ऑफ ऑल द वर्क अंडर द इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। तो करेक्ट रहेगा हमारे पास। तो इसे जो है इसको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो भी होगी वो कितना वर्क होता है उसे इंस्पेक्ट कर सकती है। 10% ऑफ द वर्क जो होगी हर साल जो है उसे इंस्पेक्ट करेगी कि इतना काम हुआ है। तो 1, 2 एंड 4 जो हमारा होगा 1, 2 एंड 4 जो ये वाला ऑप्शन होगा ये हमारा करेक्ट होगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन कॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। तो बेसिकली यहाँ पर जो बात की है हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात की है। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो डिस्कस किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। और यहीं पर हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में जो है वो कहा गया है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है बेसिकली जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, जिसमें हमारा जो आर्टिकल 12 एंड 13 है वो इंट्रोडक्शन है और आर्टिकल जो हमारे पास 33, 34 और 35 जो है वो कंक्लूजन माना जाता है। तो आर्टिकल जो है हमारे पास बेसिकली जो 12 जो हमारे आर्टिकल जो होंगे वो 14 से लेकर जो 32 तक है वो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं। अब यहाँ पर जो पूछा गया है अनटचेबिलिटी के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। तो अनटचेबिलिटी के रिलेटेड जो है हमने किसमें बात की, एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, ये हमने आर्टिकल 17 में जो है वो बात की है कि अनटचेबिलिटी की। तो अनटचेबिलिटी आर्टिकल हमने 17 में बात की है और ये आएगा हमारा राइट टू इक्वलिटी में। तो राइट टू इक्वलिटी कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी में है। राइट टू इक्वलिटी की अगर हम बात करेंगे इसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 आता है। आर्टिकल 15 में हम प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर की बात करते हैं। आर्टिकल 16 में हम इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। आर्टिकल 17 में हम एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी की बात करते हैं एंड आर्टिकल 18 में हम एबोलिशन ऑफ द टाइटल्स, जो भी टाइटल्स थे राजा महाराजा वो टाइटल्स की एबोलिशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। अगला हमारे पास जो है ये सिंपल सा क्वेश्चन आया था। In India, separation of judiciary from the executive is enjoyed by। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा गया है, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एनजॉइंड बाय। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, तो जुडिशरी क्या है, जुडिशरी वो बॉडी होती है जो डिसाइड करती है डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू द लॉ, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो आते हैं। एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज को। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, द सेवंथ शेड्यूल एंड द कन्वेंशनल प्रैक्टिस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो हम जानते हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी से डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 36 से लेकर 51 में और पार्ट 4 में जो है इसे डिस्क्राइब किया गया हमारे आइन में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का मीन ये है दैट द प्रिंसिपल और द डायरेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट एंड सजेस्ट दैट व्हाट द पॉलिसी ऑफ द स्टेट शुड बी। तो हमारे जो भी वीकर सेक्शन है तो उनकी कंडीशन को जो है इम्प्रूव करने के लिए कुछ हमें ऐसे स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेंगे। वो बेसिकली वो हमारी डायरेक्टिव्स थी कि हमें उस डायरेक्शन में जाना चाहिए ताकि हम जो है उनके लिए एक अच्छी पॉलिसी बना सके। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी हमारे इकोनॉमिक से ही रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है अलोंग विद द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट। तो बजट के साथ साथ जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो साथ में एक और डॉक्यूमेंट जो है वो प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में, दैट विच इंक्लूड द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, जिसमें क्या होती है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है। सो द aforesaid document is presented because this is mandated by। तो ये जो हम में जो ये जो है एक और डॉक्यूमेंट बजट के साथ पेश किया जाता है जिसमें पूरे साल का जो है ये पॉलिसी होती है कि हमने कैसे जो है वो मैनेज करना है अपने बजट को, कैसे हम फिस्कल पॉलिसी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंस मिनिस्टर पे उसे जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो बेसिकली जो है लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन नहीं है,
आर्टिकल 110 आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये बेसिकली क्या है, प्रोविजन ऑफ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट एक्ट 2013। तो याद रहे। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ, तो सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन से ही जो है वो पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नमेंट है बाय डेफिनेशन इज अ, तो ये बेसिक क्या होगी, ये गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर है, गवर्नमेंट बाय पॉपुलर गवर्नमेंट है, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है या लिमिटेड गवर्नमेंट। तो ये होगी क्या, लिमिटेड गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि जो है ये रूल ऑफ लॉ से जो है वो गवर्न की जाती है, तो इसलिए जो है ये लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। तो ये लिमिटेड गवर्नमेंट होगी जो रूल ऑफ लॉ से गवर्न की जाएगी, जो कि एरिस्टोटल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, other than fundamental right, which of the following parts of the Constitution of India reflect the principles and provision of the Universal Declaration of the Human Right? तो बोला गया है other than fundamental right, which of the following parts of the Constitution of India reflect the principle and provision of the Universal Declaration of the Human Rights 1948? तो प्रेम्बल में बात की गई है बिल्कुल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो आपका 1 2 3 तीनों जो है वो करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर जो है वो डी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन इंडिया द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन? तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है इंडिया में वो प्रोवाइड करती है फ्री लीगल सर्विसेज। फ्री लीगल सर्विसेज किस किस को दी जाती है, किन किस टाइप के सिटीजन को दी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन, पर्सन विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख। ऐसे पर्सन जिनकी एनुअल इनकम जो होगी वो 1 लाख से जो है वो कम होगी, उन्हें गवर्नमेंट जो है फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जा करती है। ऑप्शन बी, ट्रांसजेंडर विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख। ऑप्शन सी, मेंबर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख। देखिए थर्ड ऑप्शन जो है ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ओबीसी के लिए जो खास जो है ऐसा कुछ नहीं बनाया कि उन्हें लीगल सर्विसेज फ्री में दी जाएगी। अगर ऐसा होता तो बाकी जो कैटेगरी होगी तो उनको भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा या 4 होगा, 3 ऑप्शन नंबर बी और सी जो होगा वो एलिमिनेट करेंगे क्योंकि इसमें 3 आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 2 एंड 1 4 बचता है, एंड ऑल द सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो हर किसी सीनियर सिटीजन को दी जाती है। तो इसमें मुझे डाउट है। आप जो है हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसजेंडर को तो दी जाती है, पर्सन विद एनुअल इनकम जो है जिनकी लेस होगी उन्हें दी जाती है। तो मोर अप्रोप्रिएट जो होगा 1 एंड 2 ओनली हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऑल सीनियर सिटीजन, अगर हम बेसिकली यहाँ पर जो है इनकम की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर सीनियर सिटीजन में भी इनकम की ही देखनी पड़ेगी कि सीनियर सिटीजन जो होंगे उनकी इनकम कितनी है। इसमें जो है वो पर्सन विद एनुअल इनकम लेस देन अगर 1 लाख आते हैं तो उसमें भी तो सीनियर सिटीजन इंक्लूड होंगे ही। तो ज्यादा जो अप्रोप्रिएट लग रहा है 1 और 2 ही हो सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेंगे हम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, आलमा अटा डिक्लेरेशन, तो ये किससे रिलेटेड है? हेल्थ केयर ऑफ द पीपल से रिलेटेड है, बिल्कुल करेक्ट है। हॉक कन्वेंशन बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन से नहीं बल्कि ये जीनिया कन्वेंशन से रिलेटेड है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। 3 जो है पेलोना डायलॉग जो है ये हमारा जो है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से बिल्कुल जो है ये करेक्ट रहेगा। एंड 4 जो होगा अंडर टू कोलिशन जो है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, चाइल्ड राइट से रिलेटेड नहीं है। तो हमारा जो 1 और 3 है ये हमारा ठीक है। 1 और 3 ऑप्शन हमारा सी है, तो ये हमारा सी ऑप्शन होगा। तो हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है,
ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किस गवर्नमेंट को कहते हैं जिसमें क्या है, पहला ऑप्शन देंगे ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, ऐसी बात नहीं है। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी जो भी होगी इन द पार्लियामेंट वो रिप्रेजेंट गवर्नमेंट को नहीं करती, अपोजिशन भी होगी वहां पर, ऐसे भी पर्सन होंगे जो गवर्नमेंट में नहीं बैठे होंगे। तो ये हमारा जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 11 का जो होगा वो करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी, द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट, द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। तो बिल्कुल गवर्नमेंट जो है रेस्पॉन्सिबल है टू द पार्लियामेंट, ठीक है, और इससे पार्लियामेंट जो है रिमूव भी कर सकता है क्योंकि पार्लियामेंट जो है इट इज नॉन एज अ सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो होगी इट कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट, तो ऑप्शन बी होगा, आगे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन जो है सिंगल ही दिए गए हैं, कॉम्बिनेशन में नहीं दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। Which part of the Constitution of India declares the ideal of the welfare scheme? तो हमारा जो हमारा आइन का वो कौन सा जो है पार्ट है जो डिक्लेयर करता है वेलफेयर स्टेट को। सबसे पहले बात करेंगे हम वेलफेयर स्टेट की। वेलफेयर स्टेट में जो है हम बात करते हैं अपने उस तबके की भी, ठीक है, जो तबका जो है निचला है, जैसे कि हम जिसमें डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स की बात हम बेसिकली करते हैं, तो ये डायरेक्ट टू प्रिंसिपल की ही बात होगी। वेलफेयर स्टेट में हम ऐसी हेल्प करना चाहते हैं उन सारे लोगों की जो हमारे वीकर सेक्शन है, तो वो तबका जो हमारा वीकर सेक्शन है सोसाइटी में, तो उनको भी हम अपलिफ्ट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली बात करते हैं स्टेट हेल्पिंग इन द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्टेट डूइंग द टास्क ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग जिसमें काम की जाती है, और वो हमारे पास डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ही होंगे, ठीक है। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है वो आर्टिकल 38 में जो है ये बात की गई है, ठीक है। तो अभी मैंने बोल भी दिया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट पॉलिसी के किस किस आर्टिकल में डिस्कस किए गए हैं। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं जो बेसिकली जो नीड थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की वो क्या थी। जब हम इंडिपेंडेंस आज़ादी मिली थी, जो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन थी पूरी कंट्री की वो बहुत खराब थी, इकोनॉमिकली भी जो सोशल कंडीशन भी। तो आइन बनाने वालों ने ये सोचा अगर हमने अपनी कंट्री की जो है इम्प्रूवमेंट करनी है तो हर इंसान की जो है इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। जो हमारे वीकर सेक्शन है जिसमें गरीब लोग हैं, इलिटरेट है, बैकवर्ड मासेस है, उन्हें भी हमने इम्प्रूव करना होगा उनकी कंडीशन, ताकि जो इंडिया है वो भी इम्प्रूव करे। सो देयर वाज अ नीड फॉर सर्टेन स्टेप एंड डेफिनेट डायरेक्टिव टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ आवर पीपल, और उसी को कहा गया है वेलफेयर स्टेट। तो हम जानते हैं डायरेक्ट टू प्रिंसिपल द स्टेट पॉलिसी वर देयरफॉर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 में पार्ट 4 में जो है आइन के वो जो है वो ऐड कर दिए गए थे। अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में किस बात क्या बात की गई है देखते हैं। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट जो है उन्हें कंसीडर करना है क्वेश्चन नंबर 13 में। पहली स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, बिल्कुल। सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट एंड डेमोक्रेसी, तो बेसिकली जो फंडामेंटल राइट है इसकी बात नहीं की गई है। फंडामेंटल राइट जो है वो बेसिक जो है वो स्ट्रक्चर नहीं है। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर हुआ है आइन का जो हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर के आइन को जो हम चेंज नहीं करते, तो यहाँ पर हम जानते हैं फंडामेंटल राइट्स में जो है चेंज की गई है। हमारे फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किए गए हैं, ये पहले जो है 7 फंडामेंटल राइट्स थे, और 7 फंडामेंटल राइट्स के बाद जो है चेंजेस करके जो है इन्हें 6 फंडामेंटल जो है वो राइट जो है वो बना दिया गया है। और यहाँ पर हमारा एक राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को निकाल दिया गया था फंडामेंटल राइट से, और उसे जो है हम एक लीगल राइट जो है वो बेसिकली बना दिया गया। तो अंडर द आर्टिकल 31 में पहले था, और इसे हमने जो है बाद में लीगल राइट बना दिया गया था अंडर द आर्टिकल 300A। सो ये इसे हमने डिलीट किया था जो वो 44 अमेंडमेंट एक्ट था, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का जो पार्ट बी है वो क्या है।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो ये बिल्कुल जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आर्टिकल 32 में है, तो ये बेसिकली जो है हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ओनली 2 बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन भी दिया गया है। तो हम देख लिए हमने ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास है वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म। देखिए, कॉमन पूछा गया है, गांधीज्म में और मार्क्सिज्म में जो है क्या चीज कॉमन है, कौन सा एग्रीमेंट जो है वो कॉमन है। ऑप्शन पढ़ते हैं। द फाइनल गोल ऑफ द स्टेटलेस सोसाइटी, क्लास स्ट्रगल, एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। देखो, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की कभी बात नहीं की गई, एबॉलिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी की भी बात नहीं गई। जो बेसिकली एम था, गोल था, वो ये था कि स्टेटलेस जो है सोसाइटी, ठीक है, क्या था हमारा बेसिकली जो मार्क्सिज्म का गोल था, स्टेटलेस सोसाइटी, और यही गांधीज्म राम राज्य जो था उसमें भी यही बात की गई थी कि स्टेटलेस सोसाइटी। तो फाइनल गोल जो था वो स्टेटलेस सोसाइटी का था, और आपका ऑप्शन जो होगा वो ए जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर द ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बात की गई है, बेसिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोप्रिएट फॉर द ब्यूरोक्रेसी। तो इंडिया में ब्यूरोक्रेसी की बात की गई है। तो हम जानते हैं ब्यूरोक्रेट का काम क्या होता है। बेसिकली क्या काम होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम मतलब हमारे पास जो भी जो है इन मतलब जो भी इम्प्लीमेंट करनी होगी पब्लिक के लिए, जो भी पॉलिसी बनाते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की ही बात करें तो अभी जैसे कि गवर्नमेंट नहीं है, तो जो ब्यूरोक्रेट है उन्हें दूसरे काम जैसे कि डेमोक्रेसी को जैसे कि यहाँ पर विलेज बैक टू विलेज प्रोग्राम चलाया गया था, तो पंचायत की भी बात की गई थी, तो उसमें जो है वाइडनिंग एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी आ सकता है। बट यहाँ पर बात की है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। तो ऐसा ऑप्शन भी नहीं दिया गया कि ऑप्शन 1 एंड 2 करके कंबाइन हम बात किए करें। तो यहाँ पर हम यही कह सकते हैं एक ऐसी एजेंसी होगी ब्यूरोक्रेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। जो भी हम पब्लिक के लिए पॉलिसी बनाते हैं उसी को जो है इम्प्लीमेंट करने का जो है ये काम करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का आई होप यही आंसर जो है होगा। ठीक है, आप ही जो है कमेंट में जो आप कह सकते हैं कि आपको क्या आंसर लगता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। तो यहाँ पर बात की है प्रेम्बल की। So the preamble to the Constitution of India is a part of the Constitution but no legal effect. Not a part of the Constitution। देखिए, नॉट द पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं एक फेमस केस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी केशवानंद भारतीय केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया था कि प्रेम्बल जो है वो पार्ट है हमारे आइन का। सो ये नहीं होगा। ए पार्ट ऑफ द, अब हमारे पास जो है बी ऑप्शन तो नहीं है। ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर, सेम लीगल इफेक्ट नहीं है। ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर, ऐसा भी नहीं है। तो ये है बट हैज नो लीगल इफेक्ट। ठीक है, पार्ट तो है आइन का लेकिन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। ये जो है हमारे पास मोर अप्रोप्रिएट चॉइस रहेगी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो यहां पर बात की गई है क्वेश्चन नंबर 17 में गोल्ड ट्रेंच। देखिए, ये किससे रेफर करता है, इतना तो मैं जानता हूं कि ये आईएमएफ से है, क्योंकि ये वो अमाउंट होता है गोल्ड का डेट ईच मेंबर कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
कंट्रीब्यूट एज अ पार्ट्स ऑफ ए मेंबरशिप ऑब्लिगेशन। तो ये जो होगा ये क्रेडिट की सिस्टम होगा ग्रांटेड बाय द आईएमएफ टू इट्स मेंबर। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो यही होगा। ये डब्ल्यूटीओ से नहीं है, सेंट्रल बैंक से नहीं है, तो वर्ल्ड बैंक से भी नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है वो नहीं होंगे। एक सिंपल सी स्टेटमेंट थी कि अगर आप जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है तो आप आंसर इजीली जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 18 जो है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में किसकी बात की गई है देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, with reference to the provision contained in the part 4th of the Constitution of India, which of the following statement is or correct? देखिए पार्ट फोर्थ है, मतलब पार्ट फोर्थ में हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की। और यहीं पर बात की गई है दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो सिर्फ डायरेक्टिव्स है, वो एक डायरेक्शन दी गई है, हम कोर्ट के जरिए जो उसे इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट फीचर अगर हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल, हम उनको लीगली एनफोर्स नहीं करा सकते हैं। इंस्टेड हम ये कह सकते हैं दे आर द गाइडलाइंस फॉर क्रिएटिंग अ सोशल ऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की अगर हम बात करते हैं जो हमारे आइन में प्रेम्बल में बात की गई है, तो ये बेसिकली जो हम इसे एनफोर्स नहीं करा सकते, दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं हो सकता, ये सिर्फ गाइडलाइंस होती है। ठीक है, दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल, तो बिल्कुल करेक्ट होकर इनको हम एनफोर्सेबल नहीं करा सकते। और थर्ड हमारे पास है द प्रेम्बल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट, और ये भी हमारे पास स्टेटमेंट जो होगी वो करेक्ट होगी। 2 एंड 3 जो है वो करेक्ट होगी और हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है वो डी भी मिल गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें मुझे कुछ डाउट है तो अगला इसे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस एज ही और शी थिंक्स फिट। तो बिल्कुल करेक्ट है, प्रेसिडेंट जो है दोनों जॉइंट सेशन भी कर सकता है पार्लियामेंट का जब कभी वो चाहे। ठीक है, जो उसे सुटेबल लगे। Second, the Constitution of India provides for 3 sessions of the Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all the 3 sessions. तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 20 है, तो यहाँ पर बात की गई है जो हमारा आइन है, इट प्रोवाइड फॉर 3 सेशन। देखिए 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल द 3 सेशन। तो ऐसी बात नहीं की गई है, बट हम ये जानते हैं कि मोर देन 6 मंथ जो है वो टाइम नहीं होना चाहिए 2 सेशंस के बीच में। अगर एक सेशन हो गया और उसके 2 सेशन जो होते हैं उनके बीच में 6 महीने का वक्त नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होगी। 1 तो हमारे पास करेक्ट है और 1 के साथ जो कॉम्बिनेशन होगा आगे देखेंगे। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर, और ये भी हमारे पास जो है वो करेक्ट है। तो 1 तो हमारे पास श्योर है कि करेक्ट है और 3 भी श्योर है तो करेक्ट है। 1 एंड 3 ऑप्शन तो दिए गए और इनके साथ 2 ऑप्शन नहीं है, इसलिए 2 जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन जो है वो इंडियन पॉलिटी से जो है वो पॉलिटिकल साइंस जो है आपका है, इस सेक्शन से जो है वो कवर किए। जीएस के अगला जो हमारे पास सेक्शन होगा वो देखेंगे किसका है, हमारा इकोनॉमिक्स का है या हमारा हिस्ट्री का सेक्शन होगा। इसे जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से हम पूरा ये जो है वो पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो अगर आप पहली बार चैनल पे जो है होम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डाउट होगा जो भी जो है आप जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो है ये अपने तरीके से जो है वो सॉल्व किया, कोई भी ऑफिशियल जो है वो की के मुताबिक नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो ट्राई की है तो आप डाउट जो होगा वो कर सकते हैं।